हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स नेशन चैनल। आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और उनके हेल्प से आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे होंगे। आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल को शेयर ज़रूर करें। आपने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। सो अगर बात करें इसके ग्राफ की डिज़ाइन की तो वो होती है पाराबोला। तो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज बेसिकली अ पाराबोला। पाराबोला मीन्स यू शेप्ड ग्राफ। ओके, पाराबोला मीन्स यू शेप्ड ग्राफ। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, तब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करूँगा इसका ग्राफ। If coefficient of x² is positive, then graph will be upward facing parabola. That means आप ये देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x² की कोएफिशिएंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में x² की जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो है a। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² की कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो ये जो a है ये अगर पॉजिटिव हुई, ये अगर पॉजिटिव हुई यानी 0 से ग्रेटर देन हुई, तो जो ग्राफ बनेगा पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, यानी उसका जो फेस होगा ये वाला साइड ये ऊपर की तरफ होगी। और अगर x² की जो कोएफिशिएंट है a, जनरल फॉर्म में आपने देखा ना, जनरल फॉर्म में आपने क्या देखा कि ax² + bx + c जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x² की कोएफिशिएंट क्या होती है, a होती है। ये a अगर नेगेटिव हो गई यानी लेस देन 0 हो गई तो जो हमारे ग्राफ बनेगी वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगी। ये देखिए, इसे कहते हैं डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला एंड इसे कहते हैं अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला तब बनेगी जब जो कोएफिशिएंट है x² का यानी a वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ये डाउनवर्ड फेसिंग तब बनेगी जब x² का कोएफिशिएंट जो कि a होता है वो लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ होती है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। देयर आर 2 ज़ीरोज़ इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्यों होती है, तो मैंने पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी ज़ीरोज़ भी होती है। लीनियर पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होती है तो उसकी 1 ज़ीरो होती है। अगर को बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो उसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए इसकी ज़ीरोज़ भी कितनी होती है, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसलिए उसकी ज़ीरोज़ भी कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ एग्जाम्पल में देखें आप कि अगर हम एग्जाम्पल लिए एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = 3x² - 8x + 5। बच्चों आपने पढ़ा था क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर में कि आप उससे फैक्टराइज कर सकते हैं। आपने तो फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आपने जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो आपने फैक्टराइज भी किया था कुछ पॉलिनोमियल्स को। सो उसी की यूज़ आपको अब यहाँ पर पड़ेगी। तो जो पॉलिनोमियल है 3x² - 8x + 5, इसको हमने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए, एक 3x - 5, एक 3x - 5 एंड एक x - 1। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि वो जो पिछला पॉलिनोमियल था उसका अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना हो तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि ज़ीरो होती क्या है। ज़ीरो एक्चुअल में होती है x की वो वैल्यू जिसके कारण पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। यानी x का वो वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल पर पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो उस x के वैल्यू को क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि सबसे पहले इसी पॉलिनोमियल को हम इक्वल कर लेते हैं 0। क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं 0 के। सो क्या होगा उसे मैं नेक्स्ट पेज में
बना करके दिखा देता हूँ क्या होगा। हमारा पॉलिनोमियल था 3x² माइनस 8x प्लस 5, 3x² माइनस 8x प्लस 5। ओके, सो हमने अभी फैक्टराइज किया था ना। एक मिनट, इस पॉलिनोमियल के हमने जीरो के इक्वल कर लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल को आपको इक्वल करना होगा जीरो के। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो हमने फैक्टराइज कर लिया था ऑलरेडी पहले ही, और फैक्टराइज होकर दो फैक्टर्स जो आया था वो क्या आया था, एक आया था 3x माइनस 5 एंड एक आया था x माइनस 1। 3x माइनस 5 एंड एक फैक्टर आया था x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया 3x माइनस 5 एंड x माइनस 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखनी चाहिए, वो ये है कि ये एक रियल नंबर होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये वाला फैक्टर जीरो रहा होगा या ये वाला फैक्टर जीरो रहा होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब आएगा, जब या तो पहला वाला पार्ट यानी पहला वाला फैक्टर जीरो हो एंड समथिंग हो तो वो जीरो हो जाता है, या पहला वाला ही कुछ समथिंग हो एंड दूसरा वाला फैक्टर क्या हो, जीरो हो, तब भी क्या होता है, जीरो आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या सीखा कि अगर ये दो फैक्टर है और इस दो फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है, जीरो है, तो इसका मतलब है कि या तो पहला वाला फैक्टर जीरो रहा होगा या दूसरा वाला फैक्टर जीरो रहा होगा, और या फिर दोनों ही जीरो रहे होंगे। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि पहले फैक्टर को भी जीरो के इक्वल ले लूँगा और दूसरे फैक्टर को भी जीरो के इक्वल ले लूँगा और फिर इसे सॉल्व करूँगा। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, -5 जब उधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा, फिर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो बन जाएगा 5/3। और इस वाले इक्वेशन में 1 में जब उधर ट्रांसपोज करूँगा तो x = 1 हो जाएगी। यानी इस दो इक्वेशन से आपको क्या मिला, इस दो इक्वेशन से आपको x की दो वैल्यू मिली, x की दो वैल्यू मिली। कौन कौन सी, एक x की वैल्यू मिली आपको 5/3 और एक x की वैल्यू मिली 1। ये दो वैल्यू वो वैल्यू है x की जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ध्यान से अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 3 इंटू, हम x = 1 लेकर के चलते हैं, 3 इंटू x² मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 5। हमने x को क्या किया, रिप्लेस कर दिया है, ये ध्यान रखें, x को हमने रिप्लेस कर दिया 1 से। और जब 1 से रिप्लेस किया तो देखिए 3 इंटू 1 3 माइनस 8 इंटू 1 8 -8 प्लस 5। और ये पूरा इक्वल किसके हो गया, ये इक्वल हो गया 0 के। यानी जब हमने x = 1 रखा, जब हमने x = 1 पुट किया तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इन द सेम वे जब हम लोग x की वैल्यू 5/3 रखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमने कैसे निकाला, आपने देखा ना, सबसे पहले हमने उस पॉलिनोमियल को इक्वल कर दिया 0 के इक्वल कर दिया। इधर हमने फैक्टर किया इस पॉलिनोमियल को और उसका दो फैक्टर आया 3x - 5। दो फैक्टर कौन कौन सा आया, दो फैक्टर आया 3x - 5 एंड एक फैक्टर आया x - 1। और फिर हमने बताया आपको कि जब भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो इसका मतलब या तो पहला वाला पार्ट 0 के इक्वल है या दूसरा वाला पार्ट 0 के इक्वल है या दोनों ही 0 के इक्वल है। और फिर हमने इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो आपको ये दिखा
कि x की एक वैल्यू आई 5/3 और दूसरी वैल्यू आई 1। इन्हीं दोनों को इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए इस दो को क्या कह रहे हैं, इस दो को कह रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 5। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया कि जीरो को निकालना कैसे, आप ये भी इससे सीख गए, और जीरो कितनी होगी, 2 होगी। अब बात करें कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स की। तो ध्यान दें यहाँ कि the zeros are the x coordinates of the polynomial. Zeros are the x coordinates of the polynomial at which y coordinate is equal to 0. Y coordinate is equal to 0. That means the zeros जो होते हैं वो एक्चुअल में x कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की। जब हम पॉलिनोमियल की ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा x कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट निकली वो निकली 2 0। क्या निकली, 2 0। इस पॉइंट का, बस इस पॉइंट का मैं बता रहा हूं कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी है, 2 0। तो जिस भी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है ना, जिस भी कोऑर्डिनेट में, जिस भी पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है, तो उस पॉइंट के लिए जो x की वैल्यू होगी ना, वही जीरोस होगी, वही 0 होगी उस पॉलिनोमियल की। इसे और मैं क्लियर करूंगा जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का ड्रॉ करूंगा, तो उसमें इस पॉइंट को और भी क्लियर कर दूंगा। एक और फैक्ट है वो ये कि द x and y coordinate of the vertex of any these parabolas will be -b/2a and -d/4a where d is equal to b² - 4ac। यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है वो समझे। सबसे पहले आप जानते होंगे कि पाराबोला का वर्टेक्स किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते तो ये देख लीजिए, जब भी पाराबोला हम बनाएंगे वो यू शेप्ड का बनेगा, और इसका जो टिप होगा ये वाला, एक मिनट, इसका जो टिप होगा ये वाला पॉइंट, इसको कहते हैं वर्टेक्स, इसको कहते हैं वर्टेक्स। ओके, सो इसको कहते हैं वर्टेक्स। और इस किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो ग्राफ बनेगी ना, उसकी जो वर्टेक्स होगी उसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी, -b/2a एंड -d/4a वेयर d is equal to b² - 4ac। और इस पूरे स्लाइड में जो मैंने ABC यूज किया है, ABC ये सब यूज किया है, वो एक्चुअल में क्या है, तो वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, उसमें जो ये ABC यूज हुआ है ना, वही है ये सारा ABC। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे या उस पर वर्क करेंगे या सॉल्व करेंगे, तो उसमें उसको आप जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे तो जो x² की कोएफिशिएंट होगी उसको आप a कहेंगे, x की जो कोएफिशिएंट होगी उसको आप b कहेंगे, एंड जो कांस्टेंट टर्म बचेगी उसे आप c कहेंगे। और इसी ABC को यूज करके आप -b/2a ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा, और -d/4a ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा। और ये जो d मैंने y कोऑर्डिनेट में यूज किया, ये d किसके इक्वल होगा, ये d इक्वल होगा b² - 4ac के। आपने अभी तक कुछ फैक्ट्स देखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में। अब मैं एक ग्राफ एग्जाम्पल में लेकर के, किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एग्जाम्पल में लेकर के अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर करता चला जाऊंगा। सबसे पहले
एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें क्या बनानी है, ग्राफ बनानी है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी ले ले, y ले ले। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और फिर क्या करें, जैसा कि मैंने लीनियर पॉलिनोमियल में भी बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी वही रूल चलेगी। x की आप कोई भी वैल्यू ले ले, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले ले, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ले, x की कोई भी आप अपने मन से वैल्यू ले ले। मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया है, -4 लिया है। और जब उस -4 को मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट किया तो y की जो वैल्यू आई ना, उसे मैं नोट डाउन कर लिया। यहाँ पर मैंने जब x की वैल्यू -4 रखी इस पॉलिनोमियल में, ध्यान से देखिए, इस पूरे पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, x की कोई एक वैल्यू रखनी है। मैंने क्या रख ली, -4 रख ली। तो x की वैल्यू जब मैंने -4 रखी और सॉल्व किया तो y का वैल्यू क्या निकला, y का वैल्यू निकला 16। जब मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो फिर से y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने इतना सारा वैल्यू x का रखा जिसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इस तरीके से निकलती गई। आप चाहे तो x की वैल्यू मुझसे डिफरेंट भी ले सकते हैं, या जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू आप अपने मन से लेंगे, वो उसका लेने का कोई रूल नहीं है, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। सो मैंने सारा x का वैल्यू के लिए y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिया। एटलीस्ट ये ध्यान रखें कि एटलीस्ट कम से कम आपको x की 10 वैल्यूज के लिए y की 10 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। हमने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ में देखा था कि बस 2 पॉइंट लेने से काम बन जाता था, 2 पॉइंट लेने से ही हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाता था। बट क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक में एटलीस्ट आप 10 पॉइंट जरूर लें, यानी 10 अलग अलग x के वैल्यूज के लिए y के अलग अलग वैल्यूज निकालें, ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाए 10 डिफरेंट पॉइंट्स का। देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 16, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 7, तीसरा क्या होगा, -2 0, एंड फोर्थ क्या होगा, -1 -5। इस तरीके से करके मैंने यहाँ 12 पॉइंट्स निकाला है। आप कम से कम 10 निकाले, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, आप जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आप 10 जरूर निकाले। अब जितना भी मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकाला था, जितना भी कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट किया था, उन सारे को मैं सबसे पहले एक ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करूंगा, मार्क करूंगा, सॉरी। तो जब मैंने मार्क किया, पहला पॉइंट 6 16, दूसरा पॉइंट 5 7, तीसरा पॉइंट 3 -5, एंड सो ऑन। इस तरह करते करते यहाँ तक आप देख रहे हैं कि मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिया। तो जितना भी मैंने पॉइंट्स इस स्लाइड में जितना भी मैंने पॉइंट्स लिया था, उन सारे पॉइंट्स को सबसे पहले ग्राफ पेपर पर मार्क कर दिया। आई होप ग्राफ पेपर पर पॉइंट मार्क करना आपने क्लास 9 में सीखा होगा। सो ग्राफ पर मैंने मार्क कर दिया। अब जितना भी पॉइंट्स था उसे मैंने मैच किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, एंड सो ऑन करते करते जब मैंने सारे पॉइंट्स को मैच कर दिया तो एक ग्राफ बना, एक यू शेप्ड फिगर बना, एक यू शेप्ड ग्राफ बना। और यही ग्राफ क्या है, हमारे पॉलिनोमियल का ग्राफ है। पॉलिनोमियल हमारा क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने बना लिया। बनाना एकदम इजी था। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को y के इक्वल माने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और फिर x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू निकालते चले। ऐसा करते करते एटलीस्ट आपको 10 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, और फिर इस तरह का चार्ट बना करके सारा पॉइंट्स को आप ग्राफ पेपर पर मार्क करें, सारा पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर मार्क करें, और फिर उन सारे पॉइंट्स को पेंसिल के हेल्प से मैच कर दे। तब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बात करें अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस की। हमने जो अभी एक ग्राफ बनाया एक पॉलिनोमियल का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जो हमने ग्राफ बनाया, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। हमने पहले ही स्लाइड में, सबसे इनिशियल स्लाइड में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होगी, जिसे हम जनरल फॉर्म में a से डिनोट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होगी जिसे हम a से डिनोट करते हैं, वो अगर पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड फेसिंग होगा, यानी ऐसा बनेगा। देखिए आप
इस ग्राफ को ध्यान से, क्या पैराबोला अपवर्ड ओपन है? जी है। ये टिप जो है ये अपवर्ड फेसिंग है, इसलिए पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बना है। और ये क्यों बना है? क्योंकि ध्यान से देखें, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है 1। आपको पता है ना, कुछ नहीं होता है किसी भी टर्म में तो आप कौन सा टर्म, उस टर्म में कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1 क्या है? 1 एक पॉजिटिव नंबर है, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर की यहाँ पर 1 है और ये 1 पॉजिटिव है, इसलिए पैराबोला क्या हुआ? पैराबोला अपवर्ड फेसिंग हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि fx is equal to x square minus 2x is factorizable into two distinct factors x minus 4 and x plus 2. So the parabola will cut x-axis at two distinct points 4 0 and minus 2 0. The x coordinate of these points are zeros of polynomial. इसको आप बहुत अच्छे से और गौर से समझे, ये पॉइंट आपके एकदम काम आएगी। आपने अभी सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाया था, कि ये जो पॉलिनोमियल हमने लिया था उसको हम फैक्टराइज कर पाए थे किस किस फॉर्म में? 3x माइनस 5 एंड x माइनस 3x माइनस 5 एंड x माइनस 1 में हम फैक्टराइज कर पाए थे। उसी तरह इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसके हमने ग्राफ बनाई है, जिसके हमने ग्राफ ड्रॉ की है, ये भी फैक्टराइजेबल है। और जब इसका फैक्टराइजेशन हमने किया तो दो फैक्टर्स हमें मिला, एक x माइनस 4 और एक x प्लस 2। तो यही दो फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका जीरोस मिलेगा। x माइनस 4 x माइनस 4 एंड x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x की क्या मिलेगी? दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 4 और एक मिलेगी 2। तो ये दो जो वैल्यू है, सॉरी माइनस 2, तो ये दो जो वैल्यू है x की, यही क्या है? जीरोज है। किसकी? इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये जो दो जीरोज है, ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लाया जबकि मैंने पिछले स्लाइड में ही बता दिया था? तो ये इसलिए यहाँ पर आया कि जब इसकी मैंने दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स निकाल ली तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ में जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा। ध्यान से देखें, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक पॉइंट है 4 0, एक पॉइंट है माइनस 2 0। दिख रहा है? ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड फेसिंग है और चूंकि ये फैक्टराइजेबल है टू डिफरेंट फैक्टर्स में, सो ये एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगा। एक पॉइंट है 4 0, एक पॉइंट है माइनस 2 0। अब गौर करें कि ये जो 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसी 2 पॉइंट में जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वही इसकी जीरोस है। फिर से आप ध्यान से देखें, ये वाले पॉइंट को ध्यान से देखें जहां पर कट कर रहा है, उसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? 4 0। इसको देखें, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? ये जो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी है? इसकी कोऑर्डिनेट है -2 0। अब इस दो पॉइंट में, इस दो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है पैराबोला, तो इस दो पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है? पहली है 4 और दूसरी क्या है? 2। तो यही दो वैल्यू जो है इस पॉइंट की और इस पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट, यही जीरोस भी है। ध्यान से आप देखें, हमने जो अभी सॉल्व करके निकाला था, इस टाइम हमने सॉल्व करके निकाला था, क्या निकाला था? कि x इक्वल टू 4 एक 0 होगी और x इक्वल टू -2 भी एक 0 होगी। तो ये हमने सॉल्व करके निकाला था। कैसे निकाला था? इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया और इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर दिया, दोनों अलग अलग फैक्टर को, और 0 के इक्वल करने पर x इक्वल टू 4 एक वैल्यू आई x की और x इक्वल टू -2 एक वैल्यू आई x की। ये तो मैंने सॉल्व करके निकाला कि x की वैल्यू क्या है? 4 है, x की वैल्यू क्या है? -2 है, जिसको पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता है, यानी ये x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2 जीरोस है। x स्क्वायर
-2x -8 की जीरो से ये सॉल्व करके निकाला था, पर आप चाहे तो ग्राफिकली भी इसे आप निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो सिंपली ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी और जहां पर कट करेगी उस 2 पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। ये पॉइंट है 4 0, एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का 4, ये वाला पॉइंट है -2 0 और इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है -2, एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है -2। तो देखिए जिस पॉइंट पर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस 2 पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वही एक्चुअल में क्या है, जीरोस भी है हमारी। सो यही क्लियर करना था। और एक बात मैंने स्टार्टिंग में ही एक बात कही थी और कही थी कि मैं उसे आगे की स्लाइड में क्लियर करूंगा। सो उसे आप देख ले, ये वाली पॉइंट जो रेड सेक्शन है, हमने कहा था ना कि द जीरोस आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉलिनोमियल्स एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। यानी पॉलिनोमियल की जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ में जिस भी पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट 0 होगी, उस ग्राफ में जिस भी पॉइंट, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने देखा था कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रही है और जिस भी पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जिस भी पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट 0 है उस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी ना वही क्या होगी, एक्चुअल में उसकी जीरोस होगी। अब हम अपने ग्राफ पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि वहां पर ये पॉइंट वैलिड है या नहीं है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है यहाँ पर आप देखें कि जितने भी अभी मैं पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ सर्कल से, देखिए क्या किसी भी पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट 0 आपको दिख रहा है? इसमें 16, इसमें 7 है, इसमें वाई कोऑर्डिनेट -5 है, इसमें -8 है, इसमें -8 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 16 है। इन सारे सर्कल वाले पॉइंट्स में तो कहीं पर भी आपको वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 सिर्फ उसी पॉइंट्स पर होती है जो एक्स एक्सिस पर लाई करे, यानी वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही लाई करने वाले पॉइंट्स पर 0 होती है। यानी एक्स एक्सिस पर ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0 होती है। देख ले यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है 1 0, ये जो पॉइंट है ये है -4 0, ये जो पॉइंट है ये है 8 0। सो आपको दिख रहा है ना कि अभी जितना भी ये 3 पॉइंट और जितने भी है ये वाला ये -7 0, तो एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना उन सारे पॉइंट्स की एक्स कोऑर्डिनेट तो जो वैल्यू वहां पर मार्क किया हुआ वो होगी, मगर वाई कोऑर्डिनेट सारे के सारे पॉइंट्स की वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी, 0 ही होगी। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स है सारे की वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होती है। एक्स एक्सिस पर पड़ने वाले सारे पॉइंट्स की वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है। अब ध्यान से देखें, पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, इस पर और एक इस पॉइंट पर, और इसी 2 पॉइंट पर चूंकि ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है तो डेफिनेटली अभी मैंने कहा ना कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट कितनी होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है। सो अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को इस 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होनी ही होनी है, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होनी ही होनी है। बचा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट। यही एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का 2 वैल्यू होगा, 2 डिफरेंट वैल्यू होगा जो जीरोस कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक्स की जीरोस जो होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट होती है, जीरोस जो होती है वो एक्चुअल में एक्स कोऑर्डिनेट होती है उस पॉइंट्स के, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना -2 और 4 0, तो उस 2 पॉइंट्स की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी ना वही क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट होगी 0। ध्यान रखिए कि सारे पॉइंट्स की एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, सारे पॉइंट्स की एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, सिर्फ उसी पॉइंट की जिसकी वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। इस पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इस पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगी यही 0 होगी पॉलिनोमियल की। ये वाले पॉइंट को देखें -2 0, इसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो इस पॉइंट की -2 0 वाले पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना यही होगी 0। ध्यान रखें। बाकी सारे पॉइंट्स में देखें तो ये भी एक पॉइंट है कि नहीं है पैराबोला पर, 616 एक पॉइंट है पैराबोला पर, बट इसकी वाई कोऑर्डिनेट 0
नहीं है, इसलिए ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगी पॉलिनोमियल की। इस पॉइंट को देखें 5 7 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, तो 5 क्या है इसकी 0 हो जाएगी, नहीं कहलाएगी, पॉलिनोमियल की 0 कभी नहीं होगी। ये देखें 3 - 5 y कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट की y कोऑर्डिनेट है -5, तो क्या ये जो 3 है, ये जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट की जिसकी y कोऑर्डिनेट -5 है, इस पॉइंट की जिसकी y कोऑर्डिनेट -5 है, उसकी x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कहलाएगी क्या पॉलिनोमियल की, नहीं कहलाएगी। ध्यान रखें, सिर्फ उसी पॉइंट की x कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट की x कोऑर्डिनेट 0 कहलाएगी पॉलिनोमियल की जिस पॉइंट की y कोऑर्डिनेट क्या हो 0 हो। जिस भी पॉइंट की y कोऑर्डिनेट 0 हो उस पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होगी 0 कहलाएगी पॉलिनोमियल की। आई होप इतनी बार रिपीट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की, तो वो क्या है, वो तो क्लियर है कि पॉलिनोमियल जो था वो क्वाड्रेटिक था, और क्वाड्रेटिक था इसलिए पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा था, और वो 2 पॉइंट पर जो कट कर रहा था वहां पर y कोऑर्डिनेट कितनी थी 0 थी, और y कोऑर्डिनेट 0 थी इसलिए उस पॉइंट की जो x कोऑर्डिनेट थी वही 0 थी। हमने देखा कहाँ कहाँ पर कट कर रहा था 4 0 पर और -2 0 पर, इसलिए x = 4 और x = -2 क्या हो गई थी 0 हो गई थी। नेक्स्ट है कि ऑन कंपेयरिंग fx विथ ax² + bx + c। हाँ, ये बात ध्यान दें कि देखिए ये जो पॉलिनोमियल हमने एग्जांपल में लिया था x² - 2x - 8, ये हमारा पॉलिनोमियल था, और हमने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो इसको और इसको आप कंपेरिजन करें, आप कंपेयर करें ax² + bx + c और x² - 2x -8 को कंपैरिजन करें, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ जो x² की कोएफिशिएंट है वो a है, और यहाँ जो x² की कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a = 1। सिमिलरली b = -2 एंड c = -8 हमें मिल गया। सो हम बात कर, जब हमने बताया था कि जो वर्टेक्स होती है, एक मिनट ग्राफ पर वापस चलते हैं, ये देखिए वर्टेक्स आपको दिखा दूं, ये देखिए ये वर्टेक्स है, ये जो टिप है, ये जो टिप है इसी को क्या कह रहे हैं वर्टेक्स कह रहे हैं। इस टिप को क्या कह रहे हैं वर्टेक्स कह रहे हैं, इस टिप को वर्टेक्स कह रहे हैं। यहाँ पर कितने पर है 1 - 9 पर वर्टेक्स है। याद रखें इस ग्राफ में वर्टेक्स किस पॉइंट पर है 1 - 9, यानी उस पॉइंट की वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 9। अब वापस आए अपने ऑब्जर्वेशंस पर, तो जब हमने कंपैरिजन किया तो a = 1, b = -2 एंड c = -8 निकला। अब हमने बताया था थर्ड स्लाइड में कि जो वर्टेक्स होगी किसी भी पैराबोला की उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं -b/2a एंड -d/4a पुट करके। -b/2a एंड -d/4a की वैल्यू को पुट करके हम वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखें b क्या था -2 था, 2a निकाल लिया, 2 × 1 2 d ध्यान रखें, d ये याद रख ले, d = b² - 4ac। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा काम आएगा, इसलिए आप याद रख लें कि d जब भी हम याद करेंगे वो क्या होता है, d एक्चुअल में होता है क्या है, d होता है डिस्क्रिमिनांट, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट एंड वो इक्वल क्या किसके होता है b² - 4ac की। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू b² - 4ac के इक्वल होती है। जब भी आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना हो b, a और c कंपेयर कर ले अपने पॉलिनोमियल से और फाइंड आउट करके इसमें b² - 4ac में पुट कर दें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल जाएगी। सो जब आपने पुट किया और -b/2a और -d/4a निकाला तो कितनी निकली 1 - 9 निकली। आप चाहे तो मैं निकाल करके दिखा देता हूँ -b/2a, जल्दी देख ले क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सो -b b is equal to -2, so -2 is equal to 2 and 2 into a is equal to 1, so 2 into a is equal to 2 and 2/2 is equal to 1। तो x कोऑर्डिनेट जिसको हमने -b/2a से बोला था फाइंड आउट करने वो निकल गई 1। अगेन बात करें अब y कोऑर्डिनेट की, तो -d/4 है, तो पहले सबसे पहले आप d फाइंड करें। d कैसे फाइंड होगा b² - 4ac से, b² कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, -4 इंटू a कितनी है a है 1,
इंटू सी कितनी है, सी है -8। वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो कितनी निकलेगी, देख ले, 4 इधर हो गया, 8 4 जा 32 यानी +32 एंड 4 दैट इज 36। तो डी कितनी निकल गई आपकी, डी निकल गई 36। बट आपको y कोऑर्डिनेट डी नहीं है, y कोऑर्डिनेट है -d/4 है, तो -d इज इक्वल टू 36 एंड 4 इंटू ए दैट इज 4 4 9 जा 36। सो y कोऑर्डिनेट जिसको मैंने -d/4 ए से डिनोट किया था वो कितनी हो गई, -9 हो गई। सो आपको जब भी पॉलिनोमियल दिया जाए तो आप बिना ग्राफ ड्रॉ किए वर्टेक्स बता सकते हैं ना, किससे आप बता सकते हैं -b/2a एंड -d/4a से। इसमें वैल्यू पुट करें आपकी वर्टेक्स निकल जाएगी। और जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ग्राफ था, देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में भी हमने उस तरफ उस स्लाइड में तो हमने क्या किया था, उस स्लाइड में हमने जो वर्टेक्स निकाला था वो मैनुअली निकाला था, बिना ग्राफ ड्रॉ किए निकाला था। और जब भी आप ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वर्टेक्स सेम ही आएगी। देखिए यहाँ पर भी -1/-9 और वहाँ पर भी क्या था, जब हमने मैनुअली निकाला तो वहाँ पर भी कितनी निकली, वहाँ पर भी निकली 1/-9। सो बात करें हमारी आखिरी ऑब्जर्वेशन की, तो वो क्या है, हेयर d इज इक्वल टू, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमारी डिस्क्रिमिनेंट जो निकली थी वो हमने कितनी निकाली थी, 36 निकाली थी। अब देखिए ये कि इस पॉलिनोमियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट जब 36 निकली वो थी 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव थी, 0 से बड़ी थी। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आप ये समझ के चले, ये पता कर लें, ये जान जाएं कि x एक्सिस जो है, सॉरी पैराबोला जो है वो x एक्सिस को, पैराबोला जो है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा। आप ये बात बिना ग्राफ ड्रॉ किए कह सकते हैं कि ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। ये बात आप कब कह सकते हैं, तब कह सकते हैं जब आप उस पॉलिनोमियल की, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया हो उसकी आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, 0 से ग्रेटर देन हो जाए। यानी सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसकी जो ग्राफ बनेगी वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी, 2 अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। और पता है कि 2 अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट क्यों करती है, क्योंकि 2 जीरोस होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसकी भी डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर देन होगी यानी पॉजिटिव होगी, वो ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, या यूं कहे कि उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होगी, 2 जीरोस होंगी। अगर बाई चांस किसी पॉलिनोमियल की डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो गई, होता है ना, b² - 4ac अगर मैं पुट करूं और वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 आ जाए, तो आप ये पार्ट नोट कर लें कि उस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस होगी, ओनली 1 जीरोस होंगी। या यूं कहे कि होगी तो 2 ही जीरोस, क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस होगी। बट वो 1 कैसे हो गई, वो 1 ऐसे हो गई कि वो जो 2 जीरोस निकलेगी ना, वो 2। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं x² - 4x + 4। इसके हमें क्या करनी है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है फैक्टराइज करके, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करके लिखने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, आप पहले फैक्टराइज करने का रूल तो आपने 9 में सीखा ही होगा कि आपको क्या करनी है, मिडिल टर्म को ब्रेक करनी है। वो इस तरीके से ब्रेक होनी चाहिए कि ये जो कांस्टेंट टर्म एंड ये जो कोएफिशिएंट होगा x² की, इसकी जो प्रोडक्ट होगी, यहाँ पर क्या है 4 × 1 है। सो प्रोडक्ट कितनी हो गई, प्रोडक्ट हो गई 4। और जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है वो कितना है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है -4। सो मिडिल टर्म की जो कोएफिशिएंट है वो, उसको आप इस तरीके से लिखें कि उस दोनों का सम इसके प्रोडक्ट के बराबर हो। तो हम क्या कर सकते हैं, -4 को हम ब्रेक कर सकते हैं -2 में, -2 में क्यों ब्रेक कर दिया -2 में, क्योंकि देखिए -2 कितना होता, -4 हो जाता, यानी मिडिल टर्म तो उतना ही रहा, बट इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा -2 × -2, वो प्रोडक्ट कितना आएगा, 4 आएगा। सो
आप देखें कि हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं -2 इंटू -2 में। सो एक्स स्क्वायर -2x -2x, मिडिल टर्म -4 था, हमने उसे ब्रेक कर दिया -2 इंटू -2 में। तो -2x इंटू -2x, क्योंकि बाहर जो वेरिएबल था वो x था, तो -4 ब्रेक हो गया -2 में, और जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो x दोनों में अटैच हो गया, +4 = 0। अब हम इस टर्म और इस टर्म में कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है। x कॉमन ले तो पहले टर्म में से x बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो बचा क्या? x बचा। दूसरे टर्म में भी x अगर हमने ले लिया बाहर तो बचा क्या? 2 बचा। सिमिलरली इसमें भी कॉमन क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो अंदर जो बचेगा, पहले टर्म में से x बचेगा, दूसरे टर्म में क्या बचेगा? 4 है, और बाहर में क्या है? -2 है। सो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? -2 होनी चाहिए, ताकि ब्रैकेट जब भी ओपन हो तो -2 इंटू -2 क्या हो जाए? +4 हो जाए। ये ब्रेक करने का रूल है, जो कि मैं यहाँ पर ज़्यादा ब्रीफली नहीं डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि आपने क्लास 9 में इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन आपको दिख रहा है x-2, ये फैक्टर कॉमन दिख रही है। तो आप इसमें दोनों में से अब क्या कर लें? कॉमन ले लें x-2। जब कॉमन लें तो क्या बचेगा? इसमें x बचा है कॉमन, और इस वाले फैक्टर में, इस वाले टर्म में क्या बचा है? -2 बचा है कॉमन, = 0। फिर देखिए हमने पूरे पॉलिनोमियल को, ऊपर जो हमने पॉलिनोमियल लिया था x² -4x + 4 = 0, उसे हमने फैक्टराइज कर दिया, और हमारे पास दो फैक्टर बचा है x-2 x-2। हमने बताया था कि जब भी फैक्टर आ जाए और दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, यानी या तो पहला फैक्टर 0 है या दूसरा फैक्टर 0 है, या तो दोनों ही 0 है, इसलिए दोनों फैक्टर को हमने 0 कर दिया। जब सॉल्व किया तो x-2 = 0, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज होने के बाद x = 2, और इधर वाले में भी x = 2। सो मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? ये दिखाने के लिए कि जब भी कभी कभी कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसका दोनों फैक्टर सेम हो, और इसके कारण क्या हो जाता है? उसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉरी, उसका जो रूट होता है, उसका जो 0 होता है, वो भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। निकाला तो हमने दो रूट, बट हुआ क्या कि दोनों का दोनों रूट सेम आ गया। दोनों का दोनों रूट क्या आ गया? सेम आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि कभी कभी पॉलिनोमियल में क्या आता है कि दोनों रूट सेम हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी कितनी जीरोस निकली? एक ही निकली, जो कि सेम है। निकली तो दो निकली, बट सेम हो गई, इसलिए 1 हो गई। सो ये वाली पॉइंट क्यों आई थी? इस बात पे कि डी अगर पॉजिटिव हो तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होती है, और डी = अगर 0 हो तो ओनली 1 रूट्स होती है। निकलती क्या है? 2 रूट्स ही निकलती है, बट होती क्या है? सेम हो जाने के कारण 1 ही जीरोस रह जाती है। एंड जब d नेगेटिव हो, d क्या है? डिस्क्रिमिनांट है, और डिस्क्रिमिनांट = b² - 4ac होता है। इसे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस पॉलिनोमियल के हेल्प से a b c निकाल लेंगे सबसे पहले कंपेयर करके, और फिर d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d अगर किसी पॉलिनोमियल में d 0 से छोटी है, यानी नेगेटिव नंबर है, तो आप ध्यान रखें कि वो पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगी वो इमेजिनरी नंबर होंगी। क्या होंगी? इमेजिनरी नंबर होंगी, ध्यान रखें। यानी सम अप करें तो आप क्या देखेंगे कि अगर d > 0 होती है तो रूट्स जो होती है वो रियल होती है एंड 2 होती है, 2 डिस्टिंक्ट होती है, यानी 2 डिफरेंट वैल्यूज आती है। d अगर 0 होती है तो रूट्स रियल होती है एंड सेम होती है, यानी 2 तो निकलती है, पर दोनों क्या होती है? दोनों की दोनों जीरोस, दोनों की दोनों रूट्स सेम होती है। एंड अगर d <0 होती है तो रूट्स इमेजिनरी होती है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें, और इसी के साथ आज का हमारा लेसन एंड होता है। बट उससे पहले मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया है, जिसे आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में
उसकी फ़ोटो को पेस्ट कर दे ताकि मैं उस आपके द्वारा बनाए दिए गए सॉल्यूशन को देख सकूं। क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, राइट द ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंड इट्स रूट्स एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। ये पॉलिनोमियल मैंने दे रखा है, इसे आप नोट कर ले अपने नोटबुक में, और इसकी ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन, जो 6 ऑब्जर्वेशंस मैंने एग्जांपल के ग्राफ में दिए थे, उसके 6 ऑब्जर्वेशंस को, उसी के जैसे 6 ऑब्जर्वेशंस को आप अपने होम नोटबुक में नोट करें, एंड फिर उसका रूट्स, इस पॉलिनोमियल की रूट्स एंड इस पॉलिनोमियल की जो ग्राफ निकलेगी उसकी वर्टेक्स को फाइंड आउट करके सॉल्यूशन को कंपाइल करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करें। एंड प्लीज़ आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बट उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमें इम्प्रूव होने में हेल्प करेगा। थैंक यू।